ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.19. स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन. A condition is a body in equilibrium implies that it is not moving nor rotating. Second condition is if coplanar forces acting on a body form a closed polygon, then the body is said to be in a equilibrium. Simply हमें दो यहाँ पे conditions दी गई हैं. According to first condition हमें ये बताया गया है simply हमें ये बताया गया है कि एक body जो है वो equilibrium में तब होती है जब ना तो वो मूव कर रही हो यानी नॉट मूविंग एंड नॉर रोटेटिंग, ये चीज़ बताई गई है. और दूसरी कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं, ठीक है, और वो फोर्सेस जो हैं वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं. फोर्सेस क्या बना रही हैं? एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं. तो अगर ये एक जो तमाम बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो? तो ये दो कंडीशंस हमें दी गई हैं. नंबर वन जो है वो दोबारा अगर देख लें, इक्विलिब्रियम में पहली कंडीशन में पूछा गया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर ना तो वो मूव कर रही है और ना ही रोटेट कर रही है. जबकि सेकंड कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं और वो फोर्सेस एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं, तो क्या ऐसी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? दोनों में से हमें बताना है कि विच स्टेटमेंट इज राइट और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट नहीं है, गलत है. तो सिंपली आप देख सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट इज के इक्विलिब्रियम में बॉडी है अगर वो मूव ही नहीं कर रही और वो रोटेट ही नहीं कर रही. तो हमें इक्विलिब्रियम की स्टडी के थ्रू हमने बात जानी थी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है या तो वो मूव ना कर रही हो यानी नॉट मूविंग. लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी थी कि आपकी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही हो. तो ये कंडीशन तो हमें गलत होती हुई नजर आ रही है कि ये चीज़ गलत लिखी हुई है. अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी होता कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग बट इट कैन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट कैन रोटेट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर ये कंडीशन ठीक हो सकती थी. लेकिन अब इस केस में कंडीशन गलत है. अब अगर हम सेकेंड कंडीशन को देखें तो हमने ये बात कंसिडर की थी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बना लेते हैं इसे, एक फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं किसी बॉडी पे जो कि एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं. तो ये भी एक फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये तमाम जो है वो बॉडी पे एक्सर्ट होने वाली फोर्सेस हैं. तो क्लोज्ड पॉलीगॉन की केस में तमाम किस्म के वेक्टर्स का जो सम आता है यानी फोर्सेस का जो सम आएगा वो ज़ीरो के इक्वल होता है. और जब भी किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है. इसका मतलब है कि बी स्टेटमेंट हमारी ठीक है जबकि ए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है यहाँ पे. तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20. Statement is a picture is suspended from a wall by the two strings shown by the diagram. The configuration of the strings for which the tension in the string will be minimum. Simply हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमें पूछा गया कि एक जो है वो पिक्चर है जिसको हमने दीवार से जो है वो लटकाया हुआ है by the help of टू स्ट्रिंग्स, दो रस्सियों के थ्रू जो है हमने उस पिक्चर को लटकाया हुआ एक दीवार से. हमें ये पूछा गया है कि स्ट्रिंग्स की ओरिएंटेशन यानी स्ट्रिंग्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए कि आपकी जो पिक्चर के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली या आपकी जो टेंशन की वैल्यू है वो कब मिनिमम होगी, किस ओरिएंटेशन के लिए जो है वो मिनिमम होगी. तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. 2.20 सपोज कर लेते हैं एक पिक्चर है हमारे पास, ठीक है. इस पिक्चर को जो है वो हमने वॉल के साथ लटकाया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है. ये दोनों हमारे स्ट्रिंग्स हैं. अब इन दोनों स्ट्रिंग्स के साथ अगर हमने एक वेट को लटकाया यानी एक पिक्चर को लटकाया हुआ है तो इस पिक्चर का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. डाउनवर्ड वेट की वजह से इन स्ट्रिंग्स के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. हमें ये बात डिटरमिन करनी है कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स थी
इनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए कि जो इनमें प्रोड्यूस होने वाली टेंशन है वो मिनिमम हो जाए, टेंशन मिनिमम हो जाए। उसके लिए हमें इन स्ट्रिंग्स की पोजीशन को या फिर ओरिएंटेशन को जो है वो डिटरमिन करना है। अब सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारी दोनों स्ट्रिंग्स हैं ये हमारे इस हॉरिजॉन्टल पिक्चर के साथ एंगल बना रही हैं थीटा का। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम अपनी इस टेंशन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। जब हम अपनी टेंशन की वैल्यू को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 1 is t cos थीटा यहाँ पे इसकी वजह से, और इसका जो साइन थीटा कंपोनेंट है यानी y कंपोनेंट है वो आएगा t साइन ऑफ थीटा। फिर अगर इस टेंशन की वैल्यू को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाए तो 1 is t cos थीटा जो कि x कंपोनेंट है, और इसका y कंपोनेंट भी सेम वही होगा यानी t साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो कुछ ऐसी हमारे पास अब जो है वो रिजॉल्विंग के बाद पिक्चर ड्रॉ हो रही है। तो हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमने बात सीखी थी कि एक बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाने वाली फोर्सेस का सम 0 होता है अगर उस पर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हों। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पिक्चर को बैलेंस करने के लिए 2 तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रही है और 2 अपवर्ड टेंशन फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बात की जाए तो अगर यहाँ से देखें कि सम ऑफ फोर्सेस क्या है, फोर्सेस ऑन यहाँ कह सकते हैं अलोंग y एक्सिस, तो उनका सम जो है y एक्सिस के लॉन्ग लगने वाली फोर्सेस का वो 0 के इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 टेंशन की फोर्सेस अपवर्ड लग रही है t साइन थीटा प्लस t साइन थीटा जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है वेट की डाउनवर्ड फोर्स की। यहाँ लिख सकते हैं -w इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ यहाँ से कंफर्म होगी। अब अगर हम वेट को उस साइड ले जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं तो आ जाएगा 2t साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू w। अब अगर यहाँ से हम अपनी टेंशन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आएगी, w/2 साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी टेंशन मिनिमम हो, यहाँ पे ये वैल्यू कम हो, तो डिनोमिनेटर में बनने वाले एंगल को मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमें देखना पड़ेगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम होता है। तो साइन थीटा मैक्सिमम यानी 1 के इक्वल होता है अगर ये जो थीटा है ये 90 डिग्री का हो जाए। तो सिंपली हमें यहाँ से हमारा आंसर मिल गया कि टेंशन मिनिमम कब होगी, अगर एंगल जो है हमारी इन दोनों स्ट्रिंग्स का हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। तो अगर पिक्चर को रीड्रॉ थोड़ा सा कर लिया जाए तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। ये हमारी वही पिक्चर थी और ये हमारी स्ट्रिंग्स है और इनका एंगल अब हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बन रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.20। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है डेट इज 2.21। स्टेटमेंट इज कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। सिंपली क्या पूछा गया है कि एक बॉडी है जिसका कोई ना कोई वेट भी है, क्या वो बॉडी अपने ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर सकती है। तो उसकी रीज़न हमें बतानी है, क्या कर सकती है या नहीं, और अगर नहीं कर सकती तो उसके पीछे क्या वजह है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.21 को। हम यहाँ पे एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये इस बॉडी का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब कोई भी बॉडी है, हमें ये बात पता है कि उसका कुछ ना कुछ वेट तो होता है, एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इस बॉडी का भी वेट जो है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड वेट इसका जो है वो एक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये था, क्या बॉडी जिसके ऊपर जो है वो सिंपली यानी सिंपली ये क्वेश्चन है, क्या बॉडी जिसके वेट जो है वो हमारे पास W इज इक्वल टू mg है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसके ऊपर एक फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई हो रही है और वो फोर्स ऑब्वियसली इसके वेट की फोर्स है और वो फोर्स जो है वो पास कर रही है इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट के थ्रू। तो क्या ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राउंड अबाउट घूम सकती है, तो ये हमें बताना है। यानी घूमने से मुराद है क्या इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी
ये क्वेश्चन है सिंपली। तो सर अगर हम ये बात कंसिडर करें कि टॉर्क प्रोड्यूस कब होती है, तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर हमारी फोर्स और अगर इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लें, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, तो हमारी फोर्स और हमारी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान एक डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको सिंपली हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो अगर ये कंडीशन होगी, यानी ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इसी केस में हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी आर क्रॉस एफ के थ्रू। तो अगर इसमें देखें तो हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो खुद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी इस फोर्स के दरमियान और हमारे इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान कोई मोमेंट आर्म ही नहीं मौजूद। तो सिंपली आर यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल है। अगर आर यहाँ पे ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ज़ीरो क्रॉस एफ इज़ इक्वलेंट टू ज़ीरो, यानी टॉर्क भी हमारे पास इस कंडीशन में ज़ीरो के इक्वल जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो उस पर डाउनवर्ड वेट फोर्स एक्ट कर रही है जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास कर रही है, तो बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राउंड अबाउट रिवॉल्व नहीं कर सकती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2.21 और यहाँ हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।